आज हम लेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तब तत्वों का वर्गीकरण करने से पहले हम पदार्थ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। तब हमारे आसपास विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तब यहाँ पर जो तत्व है, तब चूँकि इससे पहले व्यक्तियों को या लोगों को जानकारी नहीं थी, तब तत्व की अलग परिभाषा देते थे। लेकिन वर्तमान में हम पदार्थ है उसको 3 भागों में बांटते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तब यहाँ पर हम तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तब लावांजी ये ने रासायनिक तत्वों के प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर उन्होंने एक सूची बनाई थी। उसमें कितने थे? 33 तत्व। ये लगभग कब की बात है? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में उन्होंने एक सूची बनाई थी। उसमें कितनी तत्व थे? 33 तत्व थे। लेकिन वर्तमान में 118 ज्ञात तत्व है। इतने सारे तत्वों और उनके गुण धर्मों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है, और इसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए जिससे तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। अर्थात बहुत सारे प्रयास किया कि हम तत्वों का आसानी से अध्ययन कर सकें। तब यहाँ पर देखा गया कि हम तत्वों का अगर वर्गीकरण कर दें एक निश्चित नियम के आधार पर, तो सभी तत्वों का एक साथ हम अध्ययन कर सकते हैं। तो वर्गीकरण कैसे करें, ये अपने आप में बहुत प्रश्न था। तब इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कक्षा 9वीं में आप लोग परमाणु संख्या, परमाणु भार तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। प्रत्येक तत्व की एक निश्चित क्रमांक होती है जिसको हम परमाणु संख्या कहते हैं। प्रत्येक परमाणु का जो भार है एक निश्चित होता है, उसको हम परमाणु भार, एटॉमिक वेट कहते हैं। और बोरबरी योजना के अनुसार प्रत्येक तत्व का क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। इसका अध्ययन कर चुके हैं, और इसी को आधार मानकर चाहे तो आप भी दिए गए तत्वों का वर्गीकरण कर सकती हैं। आपको होमवर्क के लिए यहाँ पर एक होमवर्क करने के लिए एक सारणी दिखलाते हैं। ये वैसे आप पुस्तक में देख सकते हैं यहाँ पर। तब यहाँ पर कुछ तत्व दिया गया है, जैसे सल्फर, लिथियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आर्गन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, हीलियम, बोरान, फास्फोरस, कैल्शियम, नियॉन, कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये लगभग 20 तत्व हैं, और सभी का यहाँ पर परमाणु भार और परमाणु संख्या दिया गया है। यहाँ पर परमाणु भार, परमाणु संख्या। तब इन तत्वों को आप क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से वर्गीकृत घर में करके देखेंगे। एक तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, और दूसरा बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। तब इस तरह से आप जान सकते हैं कि हम तत्वों को एक निश्चित क्रम में रख सकते हैं। दूसरी बात इसमें यहाँ पर तत्वों के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के पश्चात आप अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, समान इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में समान इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। तो इस तरह से आप स्वयं एक वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ऐसा वर्गीकरण करने से क्या हो जाती है? हम इन तत्वों का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तो अब की बात है, आपको सारी चीज़ें दी गई है, तब वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन पहले कैसे कैसे प्रयास किए, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं हम डाबेर-राइनर का त्रिक नियम। इन्होंने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो कैसे प्रयास किया? इसके लिए जब वैज्ञानिक डाबेर-राइनर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, उन्होंने जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व जैसे पोटेशियम, लिथियम, सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा, तब उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। अर्थात बढ़ते हुए परमाणु भार में रखा, वो कैसे रखा?
जैसे एक लिथियम को रख दिया, उसके बाद जिसका परमाणु भार 6.9 है, फिर सोडियम को रखा जिसका परमाणु भार क्या है 23 है, फिर इसके नीचे पोटेशियम को रखा जिसके परमाणु भार क्या 39.1 है। तब उन्होंने देखा कि पहले और अंतिम वाला जो तत्व है उसके परमाणु भार का औसत निकालेंगे तब वह बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तब इसके अनुसार उन्होंने वर्गीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन यह नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया। अतः त्रिक में वर्गीकरण करने की यह पद्धति सफल नहीं हो पाई। उन्होंने प्रयास तो किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद त्रिक नियम असफल होने के बाद दूसरा जो वैज्ञानिक था न्यूलैंड ने प्रयास किया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, इसके लिए हम देखते हैं उन्होंने क्या किए, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में व्यवस्थित किया। तब उन्होंने क्या पाया कि एक निश्चित क्रम के पश्चात तत्वों के गुण में समानता पाई गई। जैसे उसके अनुसार है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषताएं या गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते हैं। और इसकी तुलना उन्होंने संगीत के सुरों से की, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अष्टक का सिद्धांत कहते हैं। अब देखते हैं सारणी में आप उन्होंने कैसे बनाया। जैसे हम जानते हैं भारतीय संगीत के सुर क्या होती है, सा रे ग म प ध नी, उसके बाद फिर सा आता है। तब यहाँ पर उन्होंने क्रम में किसके क्रम में रखा, बढ़ते हुए परमाणु भार। तो पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद फिर क्या आया, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को फिर से शुरू किया रखने के लिए, तो किसके नीचे आया, ये हाइड्रोजन के नीचे। फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर के बाद आगे जो आया वो क्लोरीन है। तो क्लोरीन को फिर से 8वां करके फिर से सामने ले आए। तो क्लोरीन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और फेरस, आयरन। तब इस सारणी में ये देखा गया कि अगर एक समूह पर आ रहा है जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तब इसके गुण एक समान होते हैं। जैसे यहाँ पर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक समान गुण वाले हो गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये एक समान गुण वाले हो गए। बोरान, एल्युमिनियम, क्रोमियम, ये एक समान गुण वाले हो गए। उसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम एक समान गुण वाले हो गए। लेकिन हाँ, इसमें देखते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या है, अधातु है, जबकि मैंगनीज धातु है। तो इस तरह से इधर जब आगे जाते हैं तब इसमें गुणों में समानता नहीं होती। तब इस तरह से न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके द्वारा भी सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाए। अब इसमें क्या विसंगतियाँ पाई गई है, इसको देखते हैं। बहुत सारी विसंगतियाँ पाई गई। तो यह केवल 56 तत्वों तक ही सीमित थी, वह इसमें नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था। चूँकि उस समय जो तत्व खोजे गए थे सभी को एक साथ रख दिए गए थे। चूँकि नया तत्व और हो सकता था तो उसके लिए कोई जगह नहीं था। दूसरा, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलते। इस बात को याद रखना। कहाँ तक के लिए याद था ये, कैल्शियम तक का। कुछ तत्व जिसके गुणधर्म समान नहीं है उन्हें भी एक समूह में स्थान दिया गया है। जैसे आयरन के रासायनिक गुणधर्म ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलते, जैसे हम पहले भी बतला चुके हैं। यहाँ पर आयरन को यहाँ पर रख दिया, जबकि यहाँ पर आयरन का गुण है तो सल्फर से मिलता है, नहीं ऑक्सीजन से। अतः इस नियम के अनुसार भी तत्वों का सफल वर्गीकरण नहीं किया जा सका। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसके द्वारा वर्गीकरण नहीं करने के पश्चात लोथर मेयर
ने एक प्रयोग किया जिसको हम क्या कहते हैं, लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। तो ये क्या किया उन्होंने, लोथर मेयर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु के आयतन और परमाणु के भार के बीच एक ग्राफ बनाया। जैसे इस ग्राफ में देख सकते हो यहाँ पर जो वाई अक्ष बोलते हो उसमें क्या लिया है, परमाणु आयतन लिखा गया है प्रति घन प्रति मोल, और एक्स अक्ष में क्या लिया गया है, परमाणु भार। तो और हम क्या करते हैं इस तरह से ग्राफ बनाने के लिए, यहाँ पर तत्वों के परमाणु भार जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लिया गया है, और यहाँ पर परमाणु आयतन को लिया गया है, वो भी यूनिट में लिया गया है। इसी यूनिट में 10, 20, 30, 40, 50, 60 और जितने भी तत्व हैं उसका ग्राफ खींचा गया। तब इस तरह से उनको ग्राफ मिला है, देख सकते हो उसको। अब इस ग्राफ खींचने के पश्चात उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला इसको देखते हैं। किसके किसके बीच ग्राफ खींचा, तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन। इस बात को याद रखना, याद करने वाली चीज़ें क्या है, लोथर मेयर ने किसके किसके बीच ग्राफ खींचा, तो तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींचा। तो उन्होंने देखा, क्या देखा इस ग्राफ में देख सकते हो, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम दिख रहा है यहाँ पर, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb क्या है, रुबिडियम। ये क्या है, जो वक्र आए उसके उच्चतम शिखर पर है। ये तीनों तत्व क्या है, उच्चतम शिखर पर है। तथा कौन कौन सा तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन और फिर ये ब्रोमीन, ये तीन तत्व देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर वक्र को हम ऐसा आगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, ये जैसे वक्र चढ़ते रहती है वहाँ पर है, तब इसको क्या कहेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, चढ़ाव पर है। ये वक्र चढ़ रहा है, उस चढ़ाव पर है। आगे हम देखते हैं कि मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि तत्व, मैग्नीशियम कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या है, वक्र नीचे आ रही है वहाँ पर है। कौन कौन सा तत्व, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसी तरह से आगे हम देखते हैं तब बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एल्युमिनियम आदि धातुएं वक्र के निम्नतम बिंदु पर है। जैसे ये बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एल्युमिनियम, ये क्या है, नीचे की ओर है, सबसे नीचे वक्र के निम्नतम बिंदु पर है। तब इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकाला, तब उन्होंने देखा कि समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थान पर स्थित है, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखो कैसे विज्ञान में नियम बन गया। इस ग्राफ से उन्होंने क्या बताया कि तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और लोथर मेयर के द्वारा परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया। उन्होंने भी इसके आधार पर वर्गीकरण किया, लेकिन उसी समय मेंडलीव ने भी क्या किए, परमाणु भार के आधार पर तत्वों का नए तरीके से वर्गीकरण कर रहा था। अब आगे रहते हैं मेंडलीव का वर्गीकरण। ये वास्तविक वर्गीकरण है और इसी, लेकिन अब ये भी प्रचलित में नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर आगे हम जो आवर्त सारणी देखते हैं उसका मूल है ये। तब लेते हैं मेंडलीव का वर्गीकरण। तब यहाँ पर तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में मेंडलीव का योगदान था। तो मेंडलीव ने देखो बहुत सारा मेहनत किया। कैसे मेहनत किया उन्होंने 63 कार्ड लिए, क्योंकि उस समय कितने ज्ञात तत्व थे, 63 ज्ञात तत्व थे, इसीलिए उन्होंने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म को लिखा। जितने भी उस समय ज्ञात तत्व थे उसके गुणधर्म
ठोस है, द्रव है, किससे अभिक्रिया करता है, किससे नहीं करता है, ये सारे जो गुण धर्म होता है उसको उन्होंने लिखा। समान गुण धर्म वाले तत्वों के समूह बनाने पर, अब उन्होंने जो समान गुण धर्म जो होता है उसका समूह बनाया, तो समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं। किसके आधार पर? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। और उन्होंने अधिकांश तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया जिसमें समान गुण वाले तत्व एक दूसरे के नीचे थे। और साथ में उन्होंने ये भी देखा गया कि तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आते हैं। और इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम क्या कहते हैं? मेंडलीव का आवर्त नियम। नाम याद रखना, मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है इसको देखते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, इस शब्दों को याद रखोगे, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। देखो मेंडलीव ने जो नियम दिया, इससे पहले लोथर मेयर ने भौतिक और रासायनिक गुण नहीं कहा था, उन्होंने क्या कहा था? परमाणु आयतन कहा था। शब्दों को याद रखना, परमाणु आयतन उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। किसने बतलाया था? लोथर मेयर ने। मेंडलीव ने क्या बतलाया? मेंडलीव ने बतलाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और इसके आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ जो वर्ग या समूह कहलाए तथा 36 पंक्तियां आवर्त कहलाए, इस रूप में उन्होंने क्या कर दिए? व्यवस्थित कर दिए। तो कैसे व्यवस्थित किया इस सारणी में हम देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। देखो उन्होंने समूह बनाया इस साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं? आवर्त। अर्थात इस तरह का जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त। और जो ऊपर से नीचे है इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग, ग्रुप कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से ये सब क्या हो गया? ग्रुप हो गया। और आवर्त कहेंगे तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, छठवां। तो इस तरह से उन्होंने 6 आवर्त बनाया ज्ञात तत्वों के आधार पर। तो उन्होंने आधार किसको माना? तो आधार किसको माना? इसके लिए यहाँ पर ऊपर दिया गया है ऑक्साइड, अर्थात जो तत्व थे उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड लिए। ऑक्साइड मतलब जो तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो जो पदार्थ बनता है उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। और हाइड्राइड किसको कहेंगे? वही तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके जो यौगिक बनाती है उसको हाइड्राइड कहती है। तीसरा से पहले में क्या लिए? R2O, दूसरे में RO, तीसरे में R2O3। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग ऑक्साइड को लिया गया। और जो ऑक्साइड नहीं बनाते वो क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। तब उन्होंने जो पहला हाइड्राइड है OH, RH2, RH3, इस तरह से हाइड्राइड को रखा गया। क्योंकि देखो सभी तत्व ऑक्सीजन से ही क्रिया करा ऐसा नहीं है, गुण समान होने के बावजूद भी वो ऑक्सीजन से क्रिया न करके हाइड्रोजन से क्रिया करती है। तब इसीलिए दोनों को आधार माना। अब उन्होंने देखो कैसे यहाँ पर समूह बांटा। तो पहला तत्व जो है ये क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन को रखा। तो हाइड्रोजन को क्यों रखा है यहाँ पर? तो हाइड्रोजन का यौगिक होता है जल, H2O। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से क्रिया करते हैं, जिसको यहाँ पर R2O रखा गया है। तो इसीलिए इसमें हाइड्रोजन को रख दिया। आगे उसको उस समय प्राप्त तत्वों में से कोई और नहीं मिला। दूसरा में वहाँ पर लिथियम Li, तो ये भी क्या बनाता है? हाइड्रोजन से क्रिया करके ये लिथियम हाइड्राइड बनाता है, LiH बनाता है। तो उसके आधार पर यहाँ पर रख दिए इसको। आगे बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से सभी तत्वों को रखते गया।
तब इसी को यहाँ पर ऊपर में दिया गया है, उसके आधार पर रखा गया है। आगे हम देखते हैं, इस तरह से वर्गीकरण करने के पश्चात एक और सिमिलरिटी दिखती है, एक और गुण दिखता है। तो जो पहला वर्ग में रखा गया है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाले हैं, तो उसमें से ध्यान से देखिएगा क्या है। इसके अंतिम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर। तब हम कह सकते हैं कि प्रथम जो वर्ग है उसमें जितने भी तत्वों को रखा गया उसका क्या है, संयोजकता 1 है। इसी तरह से दूसरे वर्ग में यदि हम देखते हैं, तब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 3 तत्व है। इन 3 तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तब आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि अंतिम कक्ष में क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात दूसरे समूह की जो संयोजकता है वो कितना है, 2 है। इसी तरह से तीसरे के लिए यदि हम देखें तो पर भी क्या होगा, लागू होगी। जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे। हालांकि आप लोगों को सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो बोरान और एल्युमिनियम का निकाल कर देखेंगे अंतिम कक्ष में कितना कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितना है, 3 है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें इस सारणी से स्पष्ट हो जाती है और जिससे हमें क्या होती है, तत्वों का अध्ययन करने में आसानी होती है। अब हम लेते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां, अर्थात मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया उसमें बहुत विशेषता रखा था और उसकी विशेषता को यहाँ पर लेते हैं। तो पहला विशेषता आता है तत्वों के अध्ययन में सहायक। तब यहाँ पर क्या होती है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त के तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है और वही एक ही वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता भी पाई जाती है। एक वर्ग में जितने भी तत्व है उसके गुणों में समानता होती है, लेकिन आवर्त में हम आगे बढ़ते हैं एक ही आवर्त में, तब क्या होती है, धीरे धीरे गुणों में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम तत्वों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है नए तत्वों की खोज में सहायक। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के अतिरिक्त अनुमान लगाया था जो उस समय ज्ञात नहीं था। देखो मेंडलीव जो था, मेंडलीव वो बहुत होशियार था, क्योंकि वो जब खाली स्थान आया तब उन्होंने जान गया, समझ गया कि कहीं न कहीं कुछ और तत्व होगा जिसका खोज अभी नहीं हुआ है। देखते हैं कहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया है, कहाँ कहाँ खाली स्थान छोड़ा गया है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इस लाइन में है क्या, ये वाले खाली है। इसी तरह से इस लाइन में यदि हम देखते हैं तो ये 8वां वर्ग खाली है। आगे इसमें देखते जाते हैं, देखो कैल्शियम को इधर रखा है, यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि पुनः ए भी बांटा गया है। इस तरह से हम देखें यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, यहाँ। तो इस तरह से बहुत सारा खाली है। आगे इसमें देखते हैं तब यहाँ पर भी 2 तत्व है, 4 तत्वों को रखा जा सकता है। उसी तरह से नीचे वाले जो 6वें में देखते हैं तब यहाँ पर खाली है। तो इस तरह से बहुत सारे स्थान खाली हैं और इसके लिए खाली स्थान इसीलिए रखा गया था क्योंकि मेंडलीव को अनुमान था कि तत्व और होंगे जिसकी खोज अभी नहीं हुई है। तभी इस तरह से नए तत्वों की खोज में सहायक, और इसका नामकरण उसी के समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एक का उपसर्ग लगाकर किया था। उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए जो तत्व है स्कैंडियम, गैलेनियम, जर्मेनियम को क्रमशः एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन कहा गया था। हालांकि अभी यह तत्व आपको सारणी में दिखाई दे रहा है, लेकिन मेंडलीव ने जो बनाया उस समय वो खाली था। आगे लेते हैं संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। जब मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के, याद रखना, बेरिलियम परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया
और इसे त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना गया और उसका स्थान लिथियम और बोरान के बीच में रखा गया। इसी प्रकार इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इस प्रकार सुधार किया गया। तो इस तरह से जो परमाणु भार गलत कैलकुलेशन हुआ था उसमें भी सुधार हुआ। चौथा जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, अक्रिय गैसों को स्थान। मेडलिप के समय हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसे अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए आवर्त सारणी में इसके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। जब इन गैसों की खोज हुई तब इन तत्वों को एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में 9वां स्तंभ शून्य समूह बनाकर कौन वैज्ञानिक जोड़े? वैज्ञानिक रेमसे के द्वारा जोड़ा गया। अब हम मेडलिप की जो आवर्त सारणी है उसकी विशेषताएं तो जान चुके, बहुत सारे विशेषताएं उसमें, इसके बावजूद भी कुछ सीमाएं हैं। तो मेडलिप आवर्त सारणी की सीमाएं या दोष कहेंगे इसको। तब यहाँ पर है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। तो हाइड्रोजन क्षार धातुओं के आयनों Na+ K+ की भांति H+ आयन तथा हैलोजन आयन क्लोराइड, ब्रोमाइड की भांति H- आयन भी बनाता है। देखो हाइड्रोजन क्या है? H+ भी बनाता है और H-। विशेषता क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो कभी उसको दे देता है या कभी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसीलिए दोनों बनाता है ये। इसीलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा। दूसरा लेते हैं, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। देखो बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर तो नियम बनाया, लेकिन संयोजकता के आधार पर उसमें संशोधन कर दिया गया। इसीलिए क्या किया गया? जो मेंडलीव के नियम के अनुसार नहीं था, खुद अपना नियम बनाया, लेकिन कुछ तत्वों के लिए उस नियम को तोड़ना भी पड़ा, तो उस नियम को उन्होंने तोड़ भी दिया। जैसे यहाँ पर है कोबाल्ट, इसका जो परमाणु भार है 58.9 को निकल, जिसका परमाणु भार है 58.7 के पहले रखा गया, जबकि कोबाल्ट को निकल के बाद में रखना था, लेकिन संयोजकता के आधार पर संशोधन करके क्या कर दिया गया? इसको पहले रख दिया गया। इसके बाद है तीसरा, इसकी जो सीमाएं हैं, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। चूँकि समस्थानिक क्या होता है, 9वीं कक्षा में पढ़े हो। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो किसी तत्वों के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, अतः उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए। परंतु मेडलिव आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। देखो मेडलिव ने तो परमाणु भार को आधार माना, इसके बावजूद समस्थानिक को अलग अलग नहीं किया। तो ये इस तरह से उसका एक दोष है, इसको सीमाएं कर सकते हैं। अब आगे है यहाँ पर, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता। अर्थात बढ़ते हुए परमाणु भार में हम रखते हैं तो ये लगातार बढ़ना चाहिए, लेकिन लगातार नहीं बढ़ता, और इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। अर्थात उस समय कितने अज्ञात तत्व है, इसकी जानकारी उस सारणी से नहीं मिली। ठीक है, तो उन्होंने तो शुरुआत कर दिया, लेकिन उसमें दोष थे। बाद में इन सभी दोषों को दूर करके मोसले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त नियम बनाया, और आधुनिक आवर्त नियम से आधुनिक या दीर्घ आवर्त सारणी बनाया। इसको हम अगले पीरियड में लेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।